सर माइक ऑफ है। हाँ, अब ठीक है, होगी। आवाज आ रही है। यस यस सर। सर। एक लेंस लॉ किया, उससे हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल क्या बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो एक सेट ऑफ सवाल तो यही है जिसमें केवल डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, फ्लक्स बढ़ गया, कम हो गया, करंट किधर आएगा, इंड्यूस करंट किधर होगा, केवल वही पूछ रहे हैं। दूसरा सिचुएशन है कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ रहे हैं तो तीन तरीके से फ्लक्स को आसानी से चेंज कर सकते हैं। या तो एरिया बदल के फ्लक्स बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, एंगल बदल के भी। तो हमने फर्स्ट केस पकड़ा कि एरिया अगर टाइम के साथ चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाले। तो अगर आपको सवालों में एरिया चेंज होता हुआ डायरेक्ट फंक्शन दिखे, या आपको मतलब कुछ भी अलग से दिखे, तो आपको यही एरिया को डिफरेंशिएट करके बी कॉस थीटा या बी से मल्टीप्लाई करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ये तो एक बात हमने लास्ट क्लास में सीखी। लेकिन अब हमने इस सिनेरियो को और चेंज किया और देखा कि अगर कोई रॉड मूव कर रहा है, रॉड मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वजह से एरिया चेंजेस विद टाइम है। मतलब रॉड ने मूवमेंट दिखाया और एरिया बदल गया, तो फिर एरिया वेरिया का झंझट पकड़ना बंद करो। अब रॉड को अलग से डील करो और आप बोलो अगर रॉड वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में है तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी हो जाए। अब आपको एरिया वेरिया देखने की जरूरत नहीं, हालांकि पर सेकंड जितना मैग्नेटिक फील्ड ये स्वीप करेगा, जैसे रॉड आगे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर झाड़ू लगेगा। देखो ऐसे आगे चलाए इस रॉड को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस करते हुए चल रहा है, तो पर सेकंड जितनी लाइंस क्रॉस कर रहा है उसी फ्लक्स को हम डी बोल रहे हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया? तो मतलब अगर रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो आप एरिया मत निकालो, उसको डिफरेंशिएट मत करो, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, अकेले रॉड को देखो कि ये रॉड क्या है, बैटरी है और कितना ईएमएफ है इसका, बीएलवी। अगर रॉड किसी सर्किट में नहीं है, यानी केवल रॉड है, तो उसका ईएमएफ ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब अगर ऐसे रॉड चला के कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ या ईएमएफ बताओ, ठीक है, ये बात समझ गए? जी सर। फिर हमने इस तरह का कुछ बात किया था। आओ भाई बैठो। इसमें एक दो सिनेरियो और समझते हैं। सुनना ध्यान से कि अगर ऐसे कर देते हैं, ये जो रॉड है, रॉड ऑफ मास m initially at rest is pulled by constant force F. इस रॉड का मास m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सिचुएशन थोड़ा समझना। क्वेश्चन है, दो सवाल पूछे जा सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ और वेलोसिटी का वेरिएशन का ग्राफ भी बताओ, है ना। फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, कहां तक जाएगा। तो ऐसा सोचिए कि रॉड अगर इनिशियली रेस्ट पे होगा तो इनिशियली तो कोई बैटरी नहीं है रॉड, क्यों? तो रेस्ट पे बीएलवी से ही बैटरी बनता, बी वी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो नो बैटरी। अगर बैटरी नहीं है तो सर्किट में कोई करंट
तो कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। तो हमने फोर्स एफ लगाया, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, तो इसमें नेट फोर्स आगे एफ लगेगा। फोर्स लगने से रॉड एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होने से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज। अब सोचो वेलोसिटी का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, उससे एक बैटरी बन गया जिससे करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने से रॉड का एक मैग्नेटिक फोर्स आईएल भी लगने लगा। तो हमने बोला इफ वेलोसिटी का वैल्यू टी है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिखेंगे? तो इंड्यूस्ड करंट या करंट इन द सर्किट को क्या बोलेंगे? BLV बाय आर। तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड को क्या बोलेंगे? तो फॉर्मूला होता ILB, और I की जगह लिख दिया BLV बाय आर, तो B स्क्वायर L स्क्वायर। ये हमने करा था लास्ट टाइम, बहुत अच्छा। तो हमारा इस रॉड का अब FBD बनाए, तो जब रॉड V वेलोसिटी से आगे चल रहा होगा तो एक फोर्स आगे लग रहा है और एक फोर्स पीछे लग रहा है। हमें कैसे पता मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा? लेंज लॉ से पता चल गया, जो हम चला रहे हैं उसके अपोजिट लगेगा। ये मान लो आगे एक्सेलरेशन A से चल रहा है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं F माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर इक्वल टू MA। अब हमारे पास दो रास्ते बनते हैं, या तो हम इसको इंटीग्रेट करके इसके वेलोसिटी का फंक्शन आसानी से डिराइव कर सकते हैं, और नहीं तो लॉजिकली भी वेलोसिटी का फंक्शन समझ सकते हैं कैसा बनेगा। मतलब अगर केवल ग्राफ ड्रॉ करना होता तो हम अब तक चार ऑप्शन अगर दिए होंगे तो उसमें चूज कर लेंगे क्या, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और शुरुआत में फोर्स F लग रहा है, पीछे वाला फोर्स है ही नहीं, तो शुरुआत में एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी का वैल्यू कम है। फिर जैसे जैसे चलाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो पीछे वाला फोर्स भी, तो आगे चलने पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी का एक ऐसा ग्राफ बनना चाहिए जिसका स्लोप पहले ज्यादा हो और आगे बढ़ने पर स्लोप, कुछ समझ में आया क्या? वेलोसिटी के ग्राफ का स्लोप क्या होवत है? एक्सेलरेशन। हाँ, वेलोसिटी के ग्राफ के स्लोप को क्या कहते हैं? तो एक्सेलरेशन इस सवाल में डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी खुद, तो वेलोसिटी तो ऊपर चलेगा लेकिन जितने एंगल पे चलेगा वो एंगल कम होता जाएगा। क्या ये थोड़ा बात समझे क्या? हम ऐसे पहचान सकते हैं, अगर चार ऑप्शन होगा तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें देख भी लेते। देखो बहुत ही आसान है, FR माइनस, केवल देख लेना है ना, जो नीट में इसकी जरूरत नहीं होती है लेकिन जेई में जरूरत होती है। तो FR माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V, ये R इधर भेज दिया, MR और यहां पे एक्सेलरेशन को लिख दिया, इसको नीचे इसको ऊपर भेजते हैं, तो DT बाय MR का वैल्यू आया DV अपॉन FR माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V। ठीक है, ये केवल ऐसे देख लो, ज्यादा इसमें बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 से V इंटीग्रेट कर दिया, जब ये dV के नीचे V होता है तो log वाला इंटीग्रेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे B के साथ जो मल्टीप्लाई है, V के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में और जाएगा, तो DT अपॉन MR इक्वल टू -1 अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर ln FR माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V। अब क्योंकि लिमिट रखा है 0 से V, तो V की जगह V रखेंगे तो यही आएगा, लेकिन V की जगह अगर 0 रखा तो इसलिए लोअर लिमिट हो गया FR। अब इसको इधर भेज दे, अच्छा ये DT का इंटीग्रेशन हो जाएगा T, तो इसको भी इधर भेज देते हैं, तो आ रहा है माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T बाय MR और इक्वल टू ln FR माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन FR। अब ln हटाएंगे तो इधर का टर्म E के पावर में चला जाएगा, तो यहां लिख दिया E रेज टू पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T बाय MR इक्वल टू FR माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय
एफ आर। ऐसा बना था, एल एन हटा दिया, इधर ई आ गया, एफ आर भी इधर भेज देते हैं, एफ आर भी इधर भेज देते हैं, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय एम आर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो आंसर पे उतना फोकस नहीं करना है, ना ही ये रटना भी है, ठीक है, कुछ याद वाद नहीं करना है। एक मैंने एक फ्लो बता दिया। ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ऐसा फंक्शन हम कर चुके हैं सॉल्व। चार्जिंग में भी ऐसे है, तो पहले बार सीवी आ गया था 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आरसी, वहां पे टी के साथ डी टी, नीचे आरसी था, बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन, बस थोड़ा नंबर यहां अलग है। ये जो बाहर वाला टर्म है वहां पे आरसी सर्किट वाले में ये क्या आता था, ये सीवी होता था, जिसका वैल्यू मैक्सिमम चार्ज है, फाइनल चार्ज जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट वाला चार्ज, याद है, कैपेसिटर फुल्ली कैपेसिटर भर गया, ठीक है। ये वाला सवाल में भी ये जो आगे लिखा है इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये वाला टर्म जो है टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जैसे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था एक्सेलरेशन, तो कभी ना कभी एक्सेलरेशन कम होके अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी और बढ़ना बंद हो जाएगा। सोच के देखो, और उस समय जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम है, उसको क्या बोल रहे हैं, ठीक। यही वाला टर्मिनल वेलोसिटी आपने किस चैप्टर में देखा था, बोल रहे विस्कोसिटी में देखा था, एक पत्थर को पानी में डाल दो तो वो पहले तक तो, हाँ ग्लिसरीन में बोल रहे हमने आयरन का बॉल डाला ऐसे, बहुत लंबा ट्यूब है, करा एक्सपेरिमेंट स्कूल में, करा था, वो जग रहा होगा, हाँ देखो, अच्छा सब अलग स्कूल, कौन से स्कूल में हो तुम, केपीएस में अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल, हाँ क्यों, हाँ लेकिन स्कूल में अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ऐसा नहीं, सारे टीचर बिल्कुल बकवास नहीं होते, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा होता है, वो लोग बेचारे परेशान रहते हैं। ऐसा मैंने कई जगह देखा है, कुछ टीचर बहुत धुआं उठाव बढ़ा रहे होते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा कोई भी स्कूल चला जाए, ऐसे नहीं कि वो टीचर गलत है, हम भी स्कूल में पढ़ाए ना तो भी कोई नहीं सुनी, स्कूल पढ़ने आए क्या, आगे पढ़ाने, बड़ा मुश्किल होती है। स्कूल में अलग ही टेंजेंट पे लोग रहते हैं, नहीं अलग ही लेवल पे खेल रहे होते हैं वहां। खैर, तो हमने स्कूल में मतलब इसमें देखा, ये मुझे याद है हमको इंजीनियरिंग में भी करवाया गया था ये विस्कोसिटी वाला ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन वहां पे बहुत सारे वो थे, मतलब ट्यूब्स जो थे ना बहुत अलग अलग साइज के थे, मतलब एक ट्यूब ऐसा 4 मीटर लंबा था, कोई और भी ज्यादा बड़ा था, ऐसे अलग अलग साइज के थे, और उसमें अलग अलग ट्यूब में अलग अलग साइज के आयरन के बॉल्स को ड्रॉप कर करके रेडियस के साथ भी, और सब तरह का फंक्शन देखना था, अलग अलग लिक्विड, बहुत सारे मतलब वेरिएशन खेलते थे हम लोग। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो अभी पढ़ रहे हो ना ये आप इंजीनियरिंग में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें तो नीट में तो नहीं, मतलब डॉक्टर वाला तो नहीं होता, मतलब मुझे याद है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट तो करे थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला आगे वाला टर्म है इसको क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो किसी ने बोला सर अभी तो बोले आप याद नहीं करना, ये तो ये बता दिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, या सवाल यही आ गया तो ये तो याद करना पड़ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी जब होती है तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, अभी अभी मैंने बोला एक फोर्स मैंने बाहर से लगाया F, और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है V, अब ये दोनों बराबर कर दिए तो नेट फोर्स क्या हो गया 0। इस समय जो वेलोसिटी उसका नाम क्या हो जाएगा, देखो क्या आंसर आया, क्या वही लिखा हुआ बाहर बाहर, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है तो उसके बाहर जो नंबर है वही टर्मिनल वेलोसिटी है, लेकिन अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप टर्मिनल वेलोसिटी को V टर्मिनल लिख के एक्सेलरेशन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 कर दो, ठीक है। अब ग्राफ कैसे दिखेंगे, वेलोसिटी इनिशियली 0 थी और टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होके बाद में कांस्टेंट हो गई, यानी कैसा वैल्यू आ गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फंक्शन देखेंगे तो वो आरसी सर्किट में जैसे करंट का फंक्शन होता है डेरिवेटिव ऑफ, वैसा ये टाइम के साथ डिक्रीज होगा और फाइनली 0 हो जाएगा। इसको स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं जो बहुत टाइम के बाद आती है, इनफाइनाइट टाइम, याद है आपको
कैपेसिटर वाले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट आती है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये हो गया। और अगर इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा जाए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, तो इनिशियल एक्सेलरेशन है एफ बाई एम। बोलो कैसे? हाँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो हमने जो फोर्स लगाया बस वही फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा, तो टोटल फोर्स क्या हो गया? एफ डिवाइडेड बाय एम कर दिया तो इनिशियल फोर्स हो गया एफ बाय एम, मतलब एक्सेलरेशन। और ये लीनियरली नीचे आएगा, और जब वेलोसिटी टर्मिनल पहुंच जाएगी तब एक्सेलरेशन का वैल्यू घटते हुए क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी का वैल्यू कहां तक बढ़ रहा है? बस टर्मिनल के बाद ग्राफ खत्म हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते कहां आ रहा है, और जब जीरो हो रहा है उस समय वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? इतना ही ग्राफ है, समझ में आ रहा है क्या? इसके बीच में अलग अलग वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एक्सेलरेशन रहेगा, अभी इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये वाली बात भी हमने कर ली थी लास्ट क्लास में, लेकिन फिर से लिख देता हूं। एट v इज इक्वल टू v टर्मिनल, यानी कि जब वेलोसिटी टर्मिनल हो चुकी है तब पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या इंक खत्म, फोर्स इक्वल टू पावर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, अबे ये शायद समझ गए आप, ये पिछली बार बात कर रहे थे कि एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड चलने लगे तो जितनी मेहनत हम बाहर से करेंगे उतना ही बल्ब चमकेगा, उससे ज्यादा क्यों नहीं चमकेगा? क्योंकि एनर्जी कहीं पे खर्च कर रहे हो तो वो कहीं से आएगी, तभी खर्चा करोगे, समझ गए ना? कमाओगे तब खर्चा, और जितना आएगा उससे कम खर्च हो सकता है अगर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर अभी रॉड की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी दे रहा है उसमें से थोड़ी एनर्जी काइनेटिक में और थोड़ी एनर्जी हीट में या बल्ब चमकाने में जा रही। सो बल्ब विल लिबरेट लेस एनर्जी और इक्वल एनर्जी देन द एनर्जी लिबरेटेड गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 100 जूल वर्क करेगा तो बल्ब की जो पावर है या एनर्जी है वो 100 से कम होगी या मैक्सिमम 100 होगी। और 100 कब होगी? जब रॉड टर्मिनल वेलोसिटी से चलेगा तब बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कोई भी एनर्जी का पार्ट रॉड की काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में नहीं आ रहा। ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम करो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, बहुत ही लल्लू सवाल है, फटाफट। नोटबुक ओपन कर लो, पेन से नोटबुक पे सॉल्व करो। क्या कितना? 1 मिली वोल्ट दिया हुआ आंसर। बीएलवी करा, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में ही दिया हुआ है, और जो ट्रेन है वो हॉरिजॉन्टल में चल रही है, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्रॉस करेगी कि नहीं? अगर यहां हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया होता तो किसका? हाँ, हॉरिजॉन्टल फील्ड दिया होता तो उस हॉरिजॉन्टल से कुछ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ
नहीं होता, तब हमें अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता। तो शायद फिर डिप एंगल दिया होता। ये आपको कुछ याद है डिप एंगल, कि अगर डिप एंगल दिया है तो वो tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो उससे वर्टिकल हम लोग बना सकते हैं। जैसे, लेकिन मतलब समझ रहे हो, रॉड हॉरिजॉन्टल में चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, तभी BLV लिखना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बी हो जाएगा ये तो। चलिए, हाँ बी सही है। हाँ, एंटायर द एंटायर रॉड इज एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सही है कि गलत, कैसे। हाँ, ऊपर नहीं, मतलब डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। लेकिन अगर कोई रॉड v वेलोसिटी से चले और यहां यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में हो, जैसे इस डायग्राम में, तो v क्रॉस b से थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज एंड हो जाएगा, और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज वाला एंड हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। और दूसरा साइड वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, v क्रॉस b करो, थंब जिस तरफ दिख रहा है वही पॉजिटिव एंड है, वही हायर पोटेंशियल हो गया, और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल हो गया। और हायर से लोअर की तरफ एक, ऐसा कभी कोई चैप्टर देखा है जिसमें बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में 0 होती है, कौन सा चैप्टर था, क्या हमेशा 0 होती है। इस चैप्टर में ये कंडक्टर है, कैसे देखो, पढ़ो, पहला शब्द पढ़ो, मेटल रॉड लिखा है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। तो सवाल पढ़ लेना किस कहानी में है, समझ गए कैसे सवाल बोला, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, स्टेटमेंट दे दिया और ऐसा रॉड बना दिया जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज दे दिया, तो जैसे इस कंडक्टर पे चार्ज डाल के छोड़ दूं बस इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, इसमें 0 नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता था। यहां पे रॉड को केवल चलाएंगे तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बट इस रॉड में और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले रॉड में डिफरेंस होता है। मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तुमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा, तो ये बैटरी तुमने बाहर से लगाई है, जिसका हायर पोटेंशियल यहां, लोअर पोटेंशियल यहां, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज केवल इसके पास है, रॉड के पास नहीं है। रॉड में करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से, क्योंकि हायर पोटेंशियल इधर कनेक्ट कर दिया लोअर पोटेंशियल, तो मैं बोलूंगा रॉड के एंड्स जो हैं चार्ज्ड हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, एंड चार्ज नहीं है, चार्ज कहां पे है, बैटरी के टर्मिनल चार्ज हैं, रॉड के एंड चार्ज नहीं है। लेकिन रॉड में करंट फ्लो कर रहा है, हाँ जी। क्या रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ। क्या रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ जी। समझ गए क्या। इस केस में क्या है, रॉड के एंड्स चार्ज्ड हैं और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इसके दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। अगर कैपेसिटी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक चार्ज डाल दिया, चार्ज रॉड के ऊपर फैल गया, अब मैंने बोला क्या रॉड के एंड्स चार्ज्ड हैं, आप बोलो हाँ चार्ज्ड हैं। क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ऑप्शन देखिए, सब हर सवाल एक जैसा दिख रहा है और सवाल भी एक जैसा पूछा जाएगा, लेकिन आंसर सबके अलग अलग हो जाएंगे। चलो, तो हमने क्या सीख गए कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो बी ऑप्शन तो सही है, सी के बारे में क्या बोलोगे, क्या गलत है इसमें। हाँ, बोल रही कि हाईएस्ट पॉइंट एक एंड है और लोएस्ट पॉइंट दूसरा एंड है, सेंटर तो दोनों के बीच में है ये। तो अगर सेंटर का पोटेंशियल पूछेंगे तो दोनों एंड्स के
बीच वाला पोटेंशियल वैल्यू हो जाए, जैसे यहाँ 10 वोल्ट हुआ, यहाँ 20 वोल्ट हुआ, हायर ये लोअर है, ये 10 है ये 20 है, तो बीच वाला पॉइंट 15 वोल्ट दिखेगा। जितना बीएलवी ऊपर है उतना ही बीएलवी नीचे हाफ में, समझ गए क्या? L/2 ही तो बोल रहे हैं सेंटर को, तो ऊपर का BLV/2 है और ये भी नीचे भी BLV/2 है, ऐसा होगा। ठीक है, एक यहां पे स्टेटमेंट और लिखता हूं, इफ अ रॉड ऑफ एनी शेप is moved in uniform magnetic field। अब ये सब मान के चल रहे परपेंडिकुलर वाला बात हो रही, तो रॉड का कोई भी इरेगुलर शेप है और हमें P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है और रॉड चल रहा V वेलोसिटी से, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर BL इफेक्टिव इंटू V लिख देना है और L इफेक्टिव पहले की तरह एंड टू एंड स्ट्रेट लाइन, याद आ गया? ये मैग्नेटिक फोर्स वाले में भी, ILB वाले फॉर्मूले में भी ऐसे ही हुआ था। तो आप ये वाले लेंथ को L इफेक्टिव ले लीजिए और उसको V वेलोसिटी से चला दीजिए। अगर वहां पे भी परपेंडिकुलर आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, क्यों भाई? किसी भी रैंडम शेप के रॉड के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो भी आपको यही L इफेक्टिव निकाल देना है। जैसे कि अगर ऐसे कोई रॉड बना हुआ है, आपने पूछा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आपने इसको ज्वाइन कर लिया, समझ गए क्या? अब वो किधर भी चल रहा है किस वेलोसिटी से वो आपको दिया रहेगा, मान लो ये ऐसे चल रहा है तो आपने देखा रही है तो थीटा एंगल बन रहा है, तो एक हो गया V cos थीटा, एक हो गया V sin थीटा, तो तुमने बोला कौन सा वेलोसिटी परपेंडिकुलर लग रहा है, तो BLV sin थीटा लिख देंगे, लेकिन L में ये इफेक्टिव लेंथ लिख देंगे। कुछ समझ गए क्या? ऐसे ही बोला इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यानी ये A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, इनके बीच में इंड्यूस ये बताओ, तो A से B को ज्वाइन कर लो, समझ गए क्या? तो ऐसा बहुत बड़ा सा शेप है, लेकिन कोई भी दो पॉइंट के बीच में पूछा तो उसी दो पॉइंट को किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके BLV में डाल दो, आंसर आ जाएगा। समझे क्या भाई? चलिए धीरे धीरे सवाल कर लेते हैं। ये जो, हाँ, ये बी इधर जो है स्क्वायर लूप है, वो लूप के 3 डंडे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एक बाहर है। अब इस 3 में से एक ही रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए चल रहा है, बाकी सब तो मैग्नेटिक फील्ड के बगल से सरकते हुए आ रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे एक ही रॉड है जिसमें वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, अगर इसको राइट में चलाएंगे तो ये वाला V से चलेगा, ये दोनों रॉड भी V से चलेंगे, लेकिन किस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? वो जो लेंथ जिसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, समझ गए? तो इसमें कितने बैटरी बनेंगे लूप में? ए, कौन सा? BLV। L लेंथ दिया हुआ है क्या? वेलोसिटी दिया है क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, तो BLV आ गया। अब BLV का रॉड क्या बन जाता है? वैसे तो 3-4 रॉड है, लेकिन एक ही रॉड परपेंडिकुलर चल रहा, उसी का वैल्यू BLV लेना है, समझे? और यहां रेजिस्टेंस सर्किट का निकाल पाओगे? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस खा जाओगे? तो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस आफ्टर दिस? लल्ला, ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 2 और 2 मिलके 4 हो गया, तो एक 4 हो गया और एक 2 हो गया, क्या? अच्छा, और करंटवा इधर से आके इधर से जा रहा होगा, तो ये सीरीज नहीं हो गए? और कैसे फिर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता? करंट किधर से किधर जाएगा, डी से बी या बी से डी? क्यों? तो अगर ये रॉड है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो कौन सा एंड हायर है, नीचे या ऊपर? देखो, वेलोसिटी राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है,
तो राइट से बाहर की तरफ हाथ घूम नहीं रहा, तो ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे राइट से बाहर की तरफ। तो थंब किधर गया, तो ये हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ये डी वाला पॉइंट लोअर एंड पे है, हायर पे है, मतलब रॉड के नीचे वाले पॉइंट पे है। तो करंट ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर इधर से इधर जाएगा। बट सीरीज पैरेलल है, 4/3 का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इसमें लूप का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है सवाल में। हाँ, लूप सीरीज में ही है, तो बोलो क्या हो जाएगा। हाँ, प्लस कर देंगे। तो करंट का आंसर क्या हो जाएगा, करंट का आंसर कैसे निकाले बोलो, BLV अपॉन, हाँ, R प्लस लूप का रेजिस्टेंस। बी का वैल्यू कितना दिएला है, 1 टेस्ला। लेंथ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर लिख दिया और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दिया, अपॉन इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 4/3, हम इसको 1.33 लिख देते हैं, और ये हो गया, तो ये ऑलमोस्ट 3 है और ये ऑलमोस्ट 5 है। 5/3 करेंगे तो 1.7 जैसा बनेगा, क्यों भाई। तो हमारा आंसर, हाँ, सर बी वाला हो गया भाई। सर हाँ जी, सर हॉरिजॉन्टल वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों नहीं बनाएगा? हाँ, क्योंकि लेंथ के वेलोसिटी पैरेलल है, तो लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 हो गया। हमको लेंथ और वेलोसिटी में कैसा एंगल चाहिए, अब देख लो ध्यान से, पहले लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वेलोसिटी ऐसे चल रहा है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन से एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर रॉड ऐसे पतला है और V वेलोसिटी से चल रहा है तो V क्रॉस B करेंगे तो आगे वाला ऐसे एक सरफेस पॉजिटिव और एज ए नेगेटिव होगा। अब मतलब रॉड की थिकनेस ये है, एक साइड का सरफेस पॉजिटिव और दूसरे साइड का नेगेटिव हो रहा है, तो अगर मैं एक साइड से दूसरे साइड, एक सरफेस से दूसरे सरफेस थिकनेस के अलोंग लगाऊंगा तब जाके करंट फ्लो करेगा। अगर एंड टू एंड लगाएंगे तो कोई करंट फ्लो, अगर लेंथ के परपेंडिकुलर चलाओगे तो इस लेंथ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर तुमने थिकनेस के परपेंडिकुलर चलाया तो कहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, थिकनेस पे, और थिकनेस का वैल्यू रॉड में क्या है, 0 है, तो इसलिए इफेक्टिव ईएमएफ थिकनेस के अक्रॉस क्या हो जाएगा। तो इस रॉड की थिकनेस कितनी है, ये वाली नेग्लिजिबल है, बहुत कम। तो इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सेंस बना गया। तो यस सर। लेंथ के परपेंडिकुलर, पढ़ो। अगर आप ध्यान दो तो ये लूप पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसमें से जो फ्लक्स पास कर रहा है, लूप को थोड़ा साइड हटाने से भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यानी नेट चेंज इन फ्लक्स क्या है। तो अगर आपने फैराडे लॉ लगाया तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या दिखेगा, लेकिन अगर आपने मोशनल ईएमएफ लगाया तो ये रॉड बी से सी वाला रॉड परपेंडिकुलर चल रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV है, और ये वाला रॉड ए से डी वाला भी परपेंडिकुलर चल रहा है, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV है। लेकिन दोनों के बैटरी एक ही सेंस में है, देखो ऐसे लगे हुए हैं, तो ये बैटरी कहेगा क्लॉकवाइज भेजेंगे, ये बोलेगा एंटी क्लॉक, मतलब उल्टा, तो एक दूसरे के अपोजिट भेज रहे हैं, इसलिए नेट बैटरी क्या हो गया, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। लेकिन अलग अलग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ है कि नहीं है, बी से सी वाले रॉड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ए से डी वाले में बनेगा, लेकिन दोनों बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट इफेक्ट दोनों का, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप में क्या है, 0 है। अगर इसीलिए एक रॉड को चलाएं तो आपको नेट एरिया बढ़ता हुआ दिखता है, तो उसी का जो फ्लक्स होता है चेंज हो रहा है, तो वो आपको नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखेगा। दोनों चला रहे हैं तो नेट 0 है। ये कर लिया था अभी हमने, ये फिर से आगे देखो एक बार और।
चलो करा हुआ, सोते हुए बना रहे होंगे। ये जो शेप है वो क्या है? लेकिन मैंने क्या बोला, कोई भी शेप हो, आपको कौन सा वाला लेंथ लेना है, और आपको पूछा एम से क्यू के बीच में, तो एम से क्यू के बीच में कितना इफेक्टिव लेंथ है? 2r। तो आंसर क्या हो गया? बी 2r वी हो गया। लेकिन क्या क्यू ही हायर पोटेंशियल पे है? तो आपने एम से क्यू को देखा और वेलोसिटी v नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हाथ घुमाया, थम गया। कौन हायर है? हाँ भाई। क्यों भाई? अगर कोई बोलता है कि किसी रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है कि नहीं, वो तो हो सकता है। दो रॉड में होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? दो रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, लेकिन इफेक्टिव इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल, इसमें तो इंड्यूस करंट पूछा है, तो बैटरी कट गई है, 0। ट्रू फॉल्स? सर ट्रू। ये ऊपर होना चाहिए। सुनो भाई सब लोग, आज से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा देते हैं, ये नीचे नहीं, ये ऊपर है। हाँ भाई, अगर हम v क्रॉस बी, बी बाहर की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी से बाहर की तरफ हाथ मोड़ेंगे तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। नीचे मतलब कौन हायर पोटेंशियल हो गया? ए पॉजिटिवली चार्ज। ये नहीं करेंगे, ये हमने करा हुआ रीजन 1 रीजन 2, वही सवाल है। ये भी कर लिया अभी, ये भी कर लिया, बट फोटो अलग है। ये सेम सवाल है, लेकिन ये एडवांस में पूछा गया है पहले। कर लोगे? इसमें किस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? कौन हायर है? क्यूएस। हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट है? करंट किधर से क्यू। किधर फ्लो करेगा? बाहर में, हाँ, बाहर से P से O होता हुआ S की तरफ आएगा करंट। तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? अरे सब बराबर होते हैं, R बोल दे, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 है तो सारा 3 हो गया। और बैटरी कितने वोल्ट की है वो बना पाएंगे? लिखा हुआ है B का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हाँ, तो लेंथ का वैल्यू 1 और वेलोसिटी का वैल्यू, अच्छा ये लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप सो दैट टू हैव स्टेडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन द लूप। हाँ, तो उल्टा हो गया, तो क्या लिख देंगे? करंट का फॉर्मूला BLV बाय
आर प्लस वही जो आर मतलब सर्किट का जो है, लूप का रेजिस्टेंस प्लस सर्किट का रेजिस्टेंस, क्यों भाई? बी का वैल्यू कितना दिया 2, लेंथ का वैल्यू 1, वेलोसिटी का वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे एक सर्किट का रेजिस्टेंस 3 है और इसका खुद का लूप का 1 है, करंट आई, तो वेलोसिटी का वैल्यू कुछ आया क्या? अरे ये 1 दिया नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर है तो 1/10 हो गया। अच्छा वेलोसिटी ये 1 मिली एम्पियर हो गया, 10 का पावर -3। टेन ऊपर भेज देते हैं, तो 10 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 2 है क्या? क्या भाई? पढ़ो। हमारे जो पॉपुलर बिलीफ है उसके हिसाब से ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल माना जाएगा। हाँ, 3 लाइन से बड़ा सवाल इस डिफिकल्ट सवाल। चलिए, लेकिन ये एक अलग अलग डायरेक्शन का सवाल है, मतलब इसमें एक नई चीज आप, हालांकि वो मैंने सिखा दी है लेकिन आप इसको यूज करेंगे। यहाँ पे सवाल लिखा है कि ऐसे 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं AC और BD और बीच में रॉड को ऐसा छोड़ दिया, तो कौन सा फोर्स है जो ऐसा इसको नीचे ला रहा है? तो वर्टिकल में mg फोर्स लग रहा है, तो mg फोर्स लगेगा तो रॉड का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चलता रहे और उसमें करंट फ्लो होता रहे तो कभी ना कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। बट पहले सर्किट जो करते थे तो एक ही रेजिस्टेंस होता था, मतलब एक ही लूप बनता था, इधर से करंट निकला और रेजिस्टेंस से होता हुआ वापस आ गया। इसमें कितने रेजिस्टेंस है? ये दोनों किस में है, पैरेलल में कि सीरीज में? इसका रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रॉड केवल बैटरी है। तो बैटरी हो गया अगर मान लो BLV का, तो वही BLV ऊपर वाले को भी मिलेगा, वही बैटरी का वोल्टेज नीचे वाले को भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले रेजिस्टेंस में अलग करंट है, नीचे वाले में अलग है, दोनों घूम के जाएंगे, रॉड पे फोर्स लगेगा। तो सवाल देखिए सेकंड लाइन में लिखा, देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.60 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रेल्स, इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, ये देखो अरे प्यार से क्या गले लग जाऊं? क्या है ये? हैं? आज? हाँ, लेकिन ये कैसे पगलैट बोर्ड है? बिल्कुल ऊपर वाला तो बहुत ही बढ़िया चलता है। तुम लोग ही जो हो, तुम्हारे में ही कोई होगा वो वुडू करता होगा बैठ के बोर्ड में चाकू, देखो करते हो। पीछे कोई ये लो नींबू, ये लो सिंदूर। नीचे आ गया मतलब खतरा नहीं, क्योंकि फिर अरे वो तो है नहीं। हाँ वैसे उससे हो जाता था। नहीं वो वही स्टूडियो में रखा घर वाले, शाम को कभी कभी उसमें यूट्यूब वाली क्लास चलती ना,
इंडिया के लिए, या उधर का कोई बैच होता है रात में, तो वो वहां पे ही रखा हुआ मैंने। नहीं क्यों, मैं तो रिबूट कर दूंगा ना, नोट्स तो हैं ही दूसरे बैच के। कछु नहीं हो सकता, करें। क्या? हाँ भाई, चलिए अब मैं प्यार से, वो कहाँ गया लेकिन, हाँ यहाँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टर्मिनल वेलोसिटी, इसको छूंगा ही नहीं अब मैं, टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड, द पावर्स डिसिपेटेड इन R1 एंड R2 आर इतना इतना, ठीक है। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी एंड वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। किसका वैल्यू दिया है? पावर ऑफ R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.76 वॉट। अगर किसी रॉड को V टर्मिनल वेलोसिटी से चलाया जाए तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? BLV। तो वोल्टेज R1 को कितना मिलेगा? BLV। तो वोल्टेज अगर R1 को मिलेगा तो R1 की पावर का फॉर्मूला वोल्टेज के हिसाब से BLV V²/R कर दिया। R1 करेंगे तो R1। ऐसे ही पावर ऑफ R2 क्या लिखेंगे? 1.2 जो दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? BLV का होल स्क्वायर बाय R2। इस दोनों सवालों को अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ना तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी पता है, ना R1 R2 पता है। तो नंबर ऑफ अननोन 3 चल रहे हैं, V, R1, R2, और ऐसे इक्वेशंस 2 हैं। लेकिन एक चीज इसमें और खास बात है क्या, कि ये रॉड टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है। जब रॉड टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा तो mg वाला फोर्स भी बैलेंस हो गया होगा उस फोर्स से जो ILB वाला फोर्स, ILB वाला एक फोर्स लग रहा होगा। लेकिन यहां पे I भी दो रेजिस्टेंस से होके आ रही है। चलिए, तो ये बताओ, आपको अभी आज मैंने एक स्टेटमेंट ऊपर लिखाया था कि जब भी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाए तो पावर के बारे में आप क्या जान पाते हैं, मतलब व्हाट डू यू से अबाउट? तो बोलते हैं पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, पावर इन रेजिस्टेंस आर। इस सवाल में दोनों रेजिस्टेंस की पावर दी, अगर दोनों पावर को ऐड कर दे तो रेजिस्टेंस की टोटल पावर आ गई। और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है जो चला रहा है? तो mg फोर्स है और टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा है, वो v मान लिया। तो बताइए mg के पावर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू, कभी ऐसे सुना, फोर्स डॉट वेलोसिटी इज पावर, mg डॉट v, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, इक्वल टू, बहुत ऊंची बात लिख दिया हमने, 0 पॉइंट प्लस इसको ऐड किया तो 1.96 आ गया। mg का वैल्यू दिया है 0.2, g का वैल्यू दे दिया 9.8, वेलोसिटी का वैल्यू पता लगाना है। ये 1.96 से कैंसिल करोगे, दोनों कट जाएंगे, वेलोसिटी का वैल्यू आया, कौन सी वेलोसिटी आ गई? चालाकी देखिए आपने, कौन सा फॉर्मूला मैंने मैच करा दिया है ना। एक्सटर्नल पावर जो मिलेगी वही पावर रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का पावर ऐड करके एक्सटर्नल पावर से सीधा वेलोसिटी आ गया। अब इस वेलोसिटी का वैल्यू यहां रख दे, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है सवाल में, और लेंथ दिया है 1 मीटर, तो दिया होगा यहां पे लेंथ 1 मीटर है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ गई,
और ये 0.76 पता है, R1 आ जाएगा, BLV का वैल्यू यहां रख देंगे, R2 आ जाएगा। V कैसे निकाला समझ में है? एक लाइन से V आया और R1 R2 पे रखा, R1 R2 आया। समझ गए क्या? तो अच्छा सवाल था, लेकिन एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट करनी। ये क्वेश्चन में भी नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा है? ब्लॉक को कौन खींच रहा है? mg खींच रहा है। और ब्लॉक टर्मिनल वेलोसिटी से वो रॉड को खींच रहा है, मतलब ये नीचे खींच रहा है mg, इसको ये आगे खींच रहा है। तो ये जब आगे चलेगा तो इस पे विस्कस फोर्स पीछे, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा। जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से चलने लगेगा तब तो mg और ये क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या सीखा था? Fr बाय F की जगह क्या लिख दोगे? देखो आंसर आ गया क्या? दूसरा सवाल पढ़ो। बोल रहा है जब वेलोसिटी टर्मिनल का हाफ हो तब एक्सेलरेशन बताओ। अब वेलोसिटी जब टर्मिनल हो जाती थी तब एक्सेलरेशन क्या होता था? क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कोई ग्राफ हमको याद है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, यहां पे क्या लिखा है? v टर्मिनल, और यहां पे लिखा है F बाय एम, उसको हमने अभी g लिख दिया हुआ। यहाँ पे F का वैल्यू क्या है? mg है, और मास कितना है? m है, तो g हो गया। समझ गए? ये मासलेस है रॉड, केवल मास m है, g हो गया। अब मुझे बोलो ये टर्मिनल है, अगर मैं v टर्मिनल बाय 2 पे आ जाऊं और यहां से ग्राफ उठाऊं तो ये किस लाइन पर कट कर देगा बोलो? तो ये आधा लेंथ यहां पे v टर्मिनल बाय 2 है, तो यहां कितना है? तो एक बड़ा ट्राइंगल और ये एक छोटा ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो गया कि नहीं? देखो, तो ये आधा बेस हो गया तो हाइट भी आधा हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी का वैल्यू v टर्मिनल बाय 3 है तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं ना, ये ऐसे ऐसे वाला ग्राफ है, इंक्रीजिंग डिक्रीज। बोलो ये v टर्मिनल है तो v टर्मिनल बाय 3 कहीं यहां पे होगा, दिखा गया? तो ये ऐसे यहां पे कितना बचा? 2v टर्मिनल बाय 3 बचा, तो ये बेस हो गया 2/3, तो हाइट कितना हो गया? 2g बाय, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? समझ रहे? फ्रैक्शन अगर 1 से माइनस कर दे तो आंसर आ रहा है। कुछ आइडिया लगा क्या? हाँ, तो अगर मैं बोल दूं वेलोसिटी का वैल्यू 3vt/4 है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? g/4। इधर से 3vt/4 जाएंगे तो उधर बचेगा v/4, v/4 के करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा g/, मतलब वेलोसिटी जितना बड़ा होगा एक्सेलरेशन उतना छोटा हो जाएगा। समझ गए क्या? चलो एक सवाल ये करते, फोटो बनाओ जरा, मतलब आप ही लोग ट्राई करना, मैं तो केवल ऐसा थोड़ा सा। यहां पे रॉड अभी भी ऐसे ही वर्टिकल है, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा हुआ है? और सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली कैपेसिटर विद दिस रॉड। ठीक है, केवल एक आध केस हम और करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इन सवालों में। चलो बताओ, दो तरह के फॉर्मूले हम बनाएंगे इसमें, दो तरह के। तो लिखना टू इक्वेशंस विल बी मेड। हमेशा कितनी इक्वेशंस बनाएंगे? 2। वन इक्वेशन इज किरचॉफ्स लॉ, इक्वेशन 1 इज किरचॉफ्स लॉ, इक्वेशन 2 इज फोर्स इक्वेशन, इक्वेशन 2 इज फोर्स, यानी मैकेनिक्स की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सवाल क्या है वो लिख लेते हैं। फोटो बना लिया, क्वेश्चन पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एट टाइम t और फाइंड करंट एट टाइम t। दो चीजें सवाल में पूछी जा रही हैं, इस सर्किट में कितना करंट है टाइम t पर, और इस सर्किट में वेलोसिटी कितनी है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदलेगी। ठीक है, अभी हमको कुछ आइडिया नहीं कि क्या आंसर आएगा, क्या फंक्शन बनेगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है इस सर्किट में, वो भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इज 0।
ठीक है, अब बताओ, अगर ये रॉड का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और मास m है, ये मान लेते हैं, लेंथ l भी दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ, कैपेसिटेंस c, तो ये बाद में किसी वेलोसिटी v से चल रहा, मुझे वही वेलोसिटी निकालनी, समझ गए क्या? तो हमने वेलोसिटी को क्या मान लिया? यही मान लेंगे, BLV इसका इंड्यूस EMF हो जाएगा। तो बोलो इस ये रॉड कितने बड़े बैटरी की तरह हो गया इस समय? BLV। कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालोगे? यही किरचॉफ्स लॉ है। इसका वोल्टेज Q/C होता है और इसका वोल्टेज BLV है, लेकिन दोनों वोल्टेज का सम 0 होगा, यानी दोनों वोल्टेज बराबर होंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? एक क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज ये हो गया, समझ ऐसे तो होता है, एक बैटरी है एक कैपेसिटर है, दोनों का वोल्टेज बराबर कर दो। तो हमने क्या लिखा? Q/C इक्वल टू BLV। ये किसका इक्वेशन आया? किरचॉफ्स वाला इक्वेशन आया। दूसरा, अगर इसमें चार्ज है तो इसमें करंट भी होगा, क्योंकि चार्ज तो कैपेसिटर पे करंट फ्लो होने से, तो मुझे करंट मालूम नहीं, हमने क्या मान लिया? अगर करंट रॉड में I फ्लो करे तो रॉड पे फोर्स कितना लगेगा? ILB फोर्स लगेगा रॉड पे, किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? हमें कैसे पता? mg किधर लग रहा है, तो चलेगा किधर रॉड? नीचे चलेगा। तो हाँ, तो क्या लिखा? क्या ये कोई समझा? ये किसका इक्वेशन हुआ? एक बनेगा किरचॉफ्स लॉ, यानी V इज इक्वल टू IR, Q इज इक्वल टू CV, ऐसा इक्वेशन बनेगा। और दूसरा इक्वेशन फोर्स का, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें वेलोसिटी है, इसमें एक्सेलरेशन है। अगर ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो उसमें भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर मैं एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर सकता हूं। एक तरीका थिंकिंग ये। दूसरा है कि यहां पे चार्ज है, अगर चार्ज को डिफरेंशिएट करें तो करंट बन जाता है, तो करंट का वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे, या तो ए रिप्लेस करोगे या फिर आई। तो हम क्या करते हैं, चार्ज को लिख देते हैं BLVC और dQ/dt को लिख देते हैं करंट, और करंट का फंक्शन हो गया BLC, तो इसको लिख दिया BLC इंटू ए। ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये किसका वैल्यू आ गया? करंट का वैल्यू यहां रख देते हैं। इक्वेशन बना mg माइनस BLC A इज ma। ये भी A है, ये भी A है, इसको इधर ला सकते क्या? तब आओगे, ऐड हो जाएगा। तो आ गया mg अपॉन m प्लस B²L² C इक्वल टू A क्या है? अब इसमें देखो, क्या कोई भी चीज वेरिएबल लग रही है आपको? देखो ध्यान से देखो, M बदल रहा है क्या? G बदल रहा है, B बदल रहा है, L बदल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी पूरा एक्सेलरेशन कैसा है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी का फंक्शन पूछा जाए तो V इज इक्वल टू U प्लस U0 लिख दिया। आपको कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, V0 U प्लस AT लगा दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बताओ, A की जगह लिखा mgt अपॉन m प्लस B²L²C। फॉर्मूले, इसको रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं, केवल सवाल है। ऐसे बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। अभी इंडक्टर लगा देंगे, रेजिस्टर कैपेसिटर मिला के लगा देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो रॉड को किसी तरह चलाना, बस बैटरी की तरह फिर लगाना है, जो सॉल्व होगा होगा। समझ रहे? कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है। किसी सवाल में ऐसा होगा कि mg छोड़ो, रॉड को हम अपने हाथ से खींच के कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं, इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि इसको कांस्टेंट बैटरी बना लो। समझ गए क्या? बोल रहा है रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं, मतलब रॉड ना तो स्लो चल रहा है ना फास्ट हो रहा है, हमने उसको पकड़ के कांस्टेंट वेलोसिटी चलाया, मतलब रॉड कैसा बन गया? कांस्टेंट बैटरी बन गया। अगर कांस्टेंट बैटरी बन जाता है रॉड, तो चार्जिंग कैपेसिटर जैसा सर्किट बनने लगेगा। तो वो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। चलिए, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, फिर करंट का फंक्शन पूछेगा तो इसमें ही रख देते हैं। ये करंट याद आ गया, BLC ए का वैल्यू दिख रहा है, तो करंट का फंक्शन कांस्टेंट चलेगा, एक्सेलरेशन का फंक्शन कांस्टेंट चलेगा, वेलोसिटी का फंक्शन कांस्टेंट स्लोप का चलेगा। देखा क्या?
चलिए ये और करते हैं। यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B1 I कैप प्लस B2 J कैप, और ये वाला रॉड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला रॉड वाई एक्सिस के पैरेलल है। यहां पे लिखा है P, यहां पे लिखा है Q। पूछा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, ट्राई करते हैं। कई तरीके हैं इसको ना, चलाया किधर है, चलाया तो है ही नहीं। ये क्या लल्लूपना सवाल हुआ, इसको काट दो। तुमने कौन सा लिखा है, वेलोसिटी का फंक्शन देते हैं V1 I कैप प्लस V2, और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे देते हैं यूनिफॉर्म B0 K कैप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पर K कैप दिया तो बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ गए क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले लिया ऐसे, और वैल्यू है B0, लेकिन वेलोसिटी 2 है और लेंथ भी देखो 2 है, एक L1 लेंथ एक L2 लेंथ है। दिख रहा है क्या? L1 लेंथ किस एक्सिस पे है? हाँ, तो हमको P से Q का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बताओ। मतलब ये है कि आप आई कैप वाला वेलोसिटी इसको दे दीजिए और जे कैप वाला इसको दे दीजिए। समझ में आया क्या किया? क्योंकि हमें वेलोसिटी कौन सी वाली चाहिए, तो उस L2 को V2 वाला जे कैप वाला वेलोसिटी देंगे तो वो इंड्यूस ईएमएफ करेगा, लेकिन V1 वाला देंगे तो वो, इसमें V2 भी देंगे तो कौन करेगा? इसमें इंड्यूस ईएमएफ किससे होगा? V1 से। इसमें इंड्यूस ईएमएफ किससे होगा? वैसे तो ये रॉड टेढ़ा चल रहा है, लेकिन दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट में एक एक उसके परपेंडिकुलर उसके, तो क्या आंसर बना सकते हैं? तो जैसे 2 रॉड हो गए, ये L2 का अलग हो गया, यहाँ पे R लिख देता हूं, तो P से R का इंड्यूस ईएमएफ पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? B, और R से Q का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? BL1 V1। अब आप देख लो कि P से R में हायर पोटेंशियल कौन है? P से हायर पोटेंशियल, P और R में हायर पोटेंशियल कौन है? तो वेलोसिटी दिया हुआ है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, तो ऊपर से आउटवर्ड की तरफ अगर हाथ घुमाए तो थंब जा रहा है राइट में, तो P हायर है। ऐसे ही R से Q में हायर कौन है? तो ये है राइट में और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, तो राइट से आउटवर्ड करेंगे तो थंब नीचे जा रहा है, तो R हायर है और Q लोअर है, तो P R से हायर है और R Q से हायर है, तो ये P से R P से Q जाएंगे तो वोल्टेज दोनों बार ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? भाई P R से बड़ा है और R का वोल्टेज Q से बड़ा है, तो P से R का वोल्टेज और P से Q का, R से Q का वोल्टेज ऐड करेंगे टोटल आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? देखो यहां P VP माइनस VQ ऐसे लिख दो, चलो VP माइनस BR का वैल्यू BL2 V2 है, और VR माइनस VQ का वैल्यू, मुझे कैसे पता VR माइनस VQ लिखना है या VQ माइनस VR? R हायर है Q लोअर है, तो R माइनस Q कर दिया, उसका वैल्यू आ गया BL1 V1। अब मुझे बताओ VP माइनस VQ निकालना है मुझको, तो हम क्या करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है। तो BL1 V1 प्लस L2 V2 ऐसा आंसर आ गया। लेकिन अगर R दोनों से हायर होता तो मतलब ऐसे लिखते VR माइनस VP और VR माइनस VQ, तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आंसर में डिफरेंस आता। फिर समझ गए क्या? वो डिपेंड करता है क्या हायर है, कौन सा पॉइंट लोअर है। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। मोशनल ईएमएफ में हम क्या पढ़ रहे हैं?
अगर किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चला दो तो वो रॉड नहीं क्या है, लेकिन चलाने का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए क्या कि स्ट्रेट ही चला सकते हैं? तो ट्रांसलेशन मोशन में बीएल भी आ रहा है, लेकिन अगर रॉड को रोटेट कर दे तो वो भी तो चल ही रहा है, करेक्ट? तो रोटेट करते हुए रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने दो तरीके लगाए। एक, अगर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड पूरा यूनिफॉर्म है, बी सब जगह सेम है, और रॉड को रोटेट कराया, तो आप देखेंगे कि ये मान लो ये पॉइंट एक्सिस है, तो एक्सिस से जितना ऊपर जाएंगे उतना वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर हम यहां से एक्स डिस्टेंस पे गए तो यहां का वेलोसिटी आर ओमेगा अलग होगा, ऊपर वाले का अलग होगा, तो कोई भी पॉइंट सेम वेलोसिटी से, तो बीएलवी वाला फॉर्मूला तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसमें वी तो सबका सेम होता था। तो इसलिए मैंने एक्स पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, कितने थिकनेस का, और डीएक्स वाला इतना छोटा है कि किस वेलोसिटी से चलता हुआ माना जा रहा है, एक्स ओमेगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा बी एल वी। ये किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आया? ये उसका ऑफ लेंथ डीएक्स। अगर ये डीएक्स का वोल्टेज आ गया तो ऐसे ऐसे वोल्टेज यहां से यहां तक हम ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे तो बी डीएक्स इंटू एक्स ओमेगा, और इसको इंटीग्रेट 0 टू एल कर दिया, ये वाला एंड को x इक्वल टू 0 और इसको x इक्वल टू एल, एक्सिस को x इक्वल टू 0 लिया हुआ, तो एक्सिस है x इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय टू। ठीक है, अब थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लेंगे। अगर मान लो कहीं एक्सिस बीच में आ गई और एक जगह का लेंथ दिया हुआ है L/3 और दूसरे एंड का लेंथ डिस्टेंस दिया हुआ है L/3, और ये एक्सिस को मैंने O बोल दिया, एक एंड को P बोल दिया, एक एंड को Q बोल दिया, और यहां मैग्नेटिक फील्ड मान लो आउटवर्ड है, या इनवर्ट कर देते, चलो इन्वर्ट कर देते हैं अभी। तो आपको एक्सिस से ही नोटिस करना है कहानी। अगर एक्सिस से ऊपर वाले पार्टिकल देखेंगे तो किधर जा रहे हैं? राइट में, क्योंकि घूम रहा है ना ऐसे। और एक्सिस से नीचे वाले पार्टिकल किधर जा रहे हैं? एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो एक साइड रॉड पीछे जाएगा, एक साइड आगे जाएगा। तो बोलो, अगर मैं ऊपर वाले रॉड के लिए करूं तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है? थंब आ रहा है पी पे। तो आपको बोलना है वीपी इज ग्रेटर देन वीओ। हमेशा डिफरेंस किसके साथ लेना है? एक्सिस के साथ। और रेडियस कहां से मेजर होता है? एक्सिस से। तो डिफरेंस किसके साथ देगा? एक्सिस ओ है। तो वीपी माइनस वीओ के बीच में कितना रेडियस का डिस्टेंस है? तो आंसर होगा, हमेशा एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ऐसे ही वी क्रॉस भी इसमें करेंगे तो इसमें भी क्यू हायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पे वेलोसिटी है लेफ्ट में और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस भी करेंगे तो थंब, अगर एक जगह बाहर गया तो दूसरी जगह भी बाहर ही जाएगा। मतलब अगर पी पॉइंट हायर है ओ से तो क्यू पॉइंट भी। तो अब मैंने लिख दिया वी क्यू माइनस वीओ इक्वल टू बी, यहां पे डिस्टेंस है L/3, बी ऐसे। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वीपी माइनस वी क्यू आ गया, तो बी 2L/3 ओमेगा बाय 2 माइनस थोड़ा कुछ समझ में आ गया। तो अगर कोई भी, जैसे एक सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ओ है, ये पूरा डिस्क है मतलब सॉलिड डिस्क है, इसके सेंटर से यहां एज का पॉइंट आर रेडियस डिस्टेंस पे है। इस डिस्क को हमने ओमेगा से घुमा दिया और इसको ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। पूछा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड एज। तो आपको यही फॉर्मूला लिख देना, बी कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। अगर आप ध्यान दे तो लास्ट क्लास में एक सवाल हमने किया था पहला, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जा रहा था फिर बाहर आ रहा था, कॉइल जा रहा था फिर बाहर आ रहा था, उसमें भी अगर ध्यान दे तो यही फॉर्मूला बना था। हाँ, आ गया।
और यहां ये रहा। अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो ये वाला जो रॉड है, मतलब ये रॉड चल रहा है, एरिया चेंज होना अलग बात है, लेकिन आप देखो ये वाला जो रॉड है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हुए अंदर जा रहा है कि नहीं? तो इस रॉड में अगर कोई बोलता है एओ रॉड में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है कि ओडी वाले में? एओ वाले में जो क्यों? क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड में, जो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चले या घूमे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो यहां बैटरी बन गई। हायर पोटेंशियल कौन है? तो आप वी क्रॉस बी करें तो ये हायर है ए और ओ वाला लोअर है, तो करंट ए से सी होता हुआ डी और फिर ओ पे पहुंचेगा। समझिए ना, एक्सटर्नल सर्किट में हायर से लोअर जाता है, इंटरनल में उल्टा चलता है। अब जब ये आधा घूम जाएगा तो फिर कौन सा रॉड एक्टिव हो जाएगा? ये एओ वाला बाहर आ जाएगा, ओडी वाला रॉड हो जाएगा। समझ गए ना? कोई बोलता बताओ इसमें इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड किस पार्ट में है? तो आपको एओ वाले पार्ट में बोलनी है। ओडी वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब घूम के अंदर गया तो ओडी वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एओ वाले में नहीं होगा। लेकिन ओडी वाले पार्ट में होगा तो आउटर कौन है? डी नहीं, मतलब ये तो बाहर हो गया। ओडी में आउटर रेडियस पे कौन है? डी एज पे बैठा है और वही हायर है। जैसे ए हायर बना था तो डी हायर हो जाएगा, तो करंट डी से होता हुआ ओ की तरफ जाएगा। समझे ना? तो ये कहानी भी किसकी थी? मोशनल ईएमएफ की। हमने कैसे सॉल्व किया था? डीए बाई डी। लेकिन अब ये सवाल दिख जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके घूमने से ये वाला पोर्शन तो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा, ये तो केवल ऐसे पैरेलल, इसका लेंथ तो वेलोसिटी के पैरेलल है। देखो ये वाले पोर्शन में लेंथ कैसा है? वेलोसिटी ऐसी तो आ रही है। ये वाले लेंथ इस सेगमेंट में वेलोसिटी कैसी है? इस सेगमेंट में तो वेलोसिटी इस लेंथ के पैरेलल है। कौन सा वाला लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड में झाड़ू मार रहा है? तो बोला ये रेडियस वाला है। तो इस रॉड का घुमाने से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? उसका आंसर आपने अब याद कर लिया, तो आपको एरिया वेरिया निकालने की जरूरत। रॉड रोटेट किया तो मोशनल ईएमएफ बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। लेकिन बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 में क्या प्रॉब्लम है? वो सेंटर मतलब एक्सिस और एज के बीच में आंसर डिफरेंस देता है। किसी भी और 2 पॉइंट का पूछेंगे तो पॉइंट ए से एक्सिस और पॉइंट बी से एक्सिस का डिफरेंस निकालोगे, बाद में उनको सबट्रैक्ट करके आपस का निकालोगे डिफरेंस। समझ गए क्या? नमस्ते। थैंक यू सर। पिछले कर लिए डीपीपी सब है? मैग्नेटिज्म